अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। बहरीए अरब में बनने वाला समुद्री तूफ़ान बिपरजॉय गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। ये तूफ़ान 15 जून की दोपहर को कच्छ ज़िले के जाखौ बंदरगाह से टकराने वाला है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मंगल को तूफ़ान कुछ कमज़ोर हुआ, हालांकि ये अब भी ख़तरनाक है। 15 जून को गुजरात के साहिल से टकराने पर 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की तवक्को है। तूफान की वजह से गुजरात और मुंबई के साहिली इलाकों में गरज चमक का सिलसिला जारी है, जिसमें 7 अफराद की मौत हो गई। दूसरी तरफ अमित शाह ने आज दिल्ली में रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के वज़रा के साथ मीटिंग की। उन्होंने बिपरजॉय तूफान से निपटने के लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए 8,000 करोड़ रुपए की 3 बड़ी स्कीमों का ऐलान किया। इसमें फायर ब्रिगेड की जदीदकारी, सैलाब पर काबू पाने और लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात की रोकथाम शामिल है। इसके बाद गुजरात हुकूमत ने कच्छ सौराष्ट्र में साहिल से 10 किलोमीटर के अंदर 7 अजला से 21,000 लोगों को निकाल कर पनाहगाहों में भेज दिया। मंगल की सुबह 9 बजे महकमे मौसमियात के अपडेट के मुताबिक तूफान 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ रहा है। ये तूफान मंगल की सुबह 5:30 बजे पोरबंदर से 300 किलोमीटर, द्वारका से 290 किलोमीटर, जाखौ बंदरगाह से 340 किलोमीटर, नालिया से 350 किलोमीटर दूर था। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान के 14 जून की सुबह तक शुमाल की तरफ बढ़ने का इम्कान है, जिसके बाद ये दोबारा मुड़कर शुमाल मशरिक की सिमत बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर के डोडा में मंगल की दोपहर 1:33 पर 5.4 शिद्दत का जल्जला आया। दिल्ली NCR के अलावा पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। श्रीनगर में लोग दुकानों और घरों से बाहर आ गए। चश्मदीदों ने कहा कि झटके इतने ज्यादा तेज थे कि सभी डर गए। मंगल को ही तिब्बत के शिजांग में जल्जला आया। रिक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 4.3 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक सुबह 3:23 पर यह जल्जला आया। इसका मरकज जमीन से 106 किलोमीटर नीचे था। 3 महीने पहले 21 मार्च को दिल्ली NCR में रात करीब 10:15 बजे जल्जला 6.6 शिद्दत का जल्जला आया था। इसके झटके यूपी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार में भी महसूस किए गए। जल्जले का मरकज अफगानिस्तान के फैजाबाद से 133 किलोमीटर में था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को कहा कि ख़ानदानी नज़रिए की सियासी जमातें बदउनवानी और अखरवा परवरी पर चलती हैं और नौजवानों और आम लोगों के लिए तरक्की के मौके के रेड कार्ड बनाती हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी नौजवानों के मुस्तकबिल को सेफगार्ड करती है। आज कौमी रोजगार मेले में 70,000 लोगों को तकरूरी के खतूत तकसीम करने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि अभी आपने कुछ दिन पहले मीडिया रिपोर्ट देखी होंगी, अखबार और TV में बहुत कुछ दिखाया गया। इसमें एक रियासत की बात की जाती है और क्या बहस होती है कि एक रियासत में नौकरी के बदले नकदी घपले की जांच में जो बातें सामने आई हैं, इससे मुल्क के नौजवानों में काफ़ी तशवीश पाई जाती है। उन्होंने कहा कि उस रियासत का क्या निज़ाम है, क्या बात उभर कर आई है। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो हर ओहदे के लिए, जैसे होटल में खाना खाने जाएं तो रेड कार्ड होता है, वैसे ही हर पोस्ट के लिए रेड कार्ड है। साथियों, आज भारत में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में ही नौकरियों के निरंतर नए मौके बन रहे हैं।
बहुत बड़ी संख्या में हमारे नौजवान स्वरोजगार के लिए भी आगे आ रहे हैं। बिना गारंटी बैंक से मदद दिलाने वाली मुद्रा योजना ने करोड़ों युवाओं की मदद की है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे अभियानों से युवाओं का सामर्थ्य और ज्यादा बढ़ा है। सरकार से मदद पाने वाले ये नौजवान अब खुद अनेक युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। बीते वर्षों में जिस तरह बड़े पैमाने पर युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, यह अभियान भी अपने आप में अभूतपूर्व है। देश में सरकारी नौकरी देने वाले प्रमुख संस्थानों जैसे एसएससी, यूपीएससी और आरआरबी पहले के मुकाबले इन व्यवस्थाओं के माध्यम से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी है। और अभी जो वीडियो दिखाया गया उसमें उसका जिक्र भी है। इन संस्थाओं का जोर परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी, व्यवस्थित और सरल बनाने पर भी रहा है। पहले जिन भर्ती परीक्षाओं को पूरा होने में उसका जो चक्र होता था, वो चक्र पूरा होने में साल, 1.5 साल का समय यूं ही लग जाता था। और अगर वो कोई कोर्ट कचहरी में चला गया तो 2-2, 5-5 साल बिगड़ जाते थे। ये सारी चीजों से बाहर निकल करके अब कुछ ही महीनों में सारा चक्र, सारी प्रक्रियाएं पारदर्शी पद्धति से पूर्ण कर दी जाती है। हुकूमत ने मुल्क में मुख्तलिफ आफात से निपटने के लिए ज़रूरी बुनियादी ढांचे और मौजूदा निज़ाम और मेकानिज़म को मजबूत करने के लिए 8,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की 3 बड़ी स्कीमों का ऐलान किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मंगल को तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के डिज़ास्टर मैनेजमेंट वुज़रा की मीटिंग की। इन मंसूबों का उस मीटिंग में ऐलान किया गया। पहले मंसूबे के तहत रियासतों में फायर सर्विसेज की तौसी और जदीदकारी के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसका मकसद फायर फाइटिंग सिस्टम और ढांचे को जदीद तरीन और मजबूत बनाना है। दूसरे मंसूबे के तहत शहरी सैलाब के खतरे को कम करने के लिए 7 सबसे ज्यादा आबादी वाले मेट्रोज मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे के लिए 2,500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। उनसे सैलाब से निपटने के निज़ाम को मजबूत बनाने के साथ साथ ठोस हल की सिमत में भी काम किया जाएगा। तीसरे मंसूबे में 17 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में लैंडस्लाइडिंग को खत्म करने के लिए 825 करोड़ रुपए की कौमी लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्कीम शुरू की जाएगी। और आपदाओं की तीव्रता भी बढ़ी है, तो हमने हमारी तैयारियों को इसके साथ ज्यादा पैनिक करनी पड़ेगी और ज्यादा व्यापक भी करनी पड़ेगी। कई जगह पे अलग अलग प्रकार की नए क्षेत्रों में भी आपदा का अनुभव आ रहा है। बाढ़ के नए क्षेत्र उभरते जा रहे हैं। कई नए स्थानों पर भी गर्मी की लू के थपेड़े सहन करने पड़ रहे हैं। और इस सब के लिए हमने देश से नाते अपने आप को तैयार करनी पड़ेगा। वैसे हमारे देश में डिजास्टर मैनेजमेंट कोई नई कल्पना नहीं है। चाणक्य के अर्थशास्त्र से लेकर पौराणिक समय में राज्य प्रशासन के जितने भी हमारे पास दस्तावेज उपलब्ध है, हर जगह पर समय समय पर आपदा प्रबंधन की बात की है। परंतु हमारे देश में
लगभग 2004 के बाद आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक विचार विमर्श के बाद केंद्र और राज्य स्तर पर इस पर एक सामूहिक जवाबदेही और सामूहिक रिस्पॉन्स इसको तय भी किया गया और मैं मानता हूं बहुत अच्छे से 2000 की साल से लेकर 2023 तक की यात्रा को हमने किया है। कोविड के समय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों ने साथ में रहकर सर्दी की सबसे भीषण महामारी का बहुत सफल सामना हम कर पाए हैं। उस कठिन समय में हर मोर्चे पर केंद्र और राज्य और जनता तीनों ने मिलकर एक लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है, इसका उत्कृष्ट उदाहरण विश्व के सामने रखा है। 220 करोड़ से ज्यादा टीका लगाना, करोड़ों गरीबों के भूख को ध्यान में रखते हुए उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, लाखों की संख्या में मजदूरों को अपने गृह राज्य में वापस पहुंचाना और डीबीटी के माध्यम से कोई घर में चिंता न रहे, इस प्रकार की व्यवस्था हम कर पाए हैं हम सब, और आपदाओं की तीव्रता भी बढ़ी है। तो हमने हमारी तैयारियों को इसके साथ ज्यादा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साबिक सदरशीन बृजभूषण शरण सिंह पर जिनसी हरासानी का इल्जाम लगाने वाली 6 खवातीन पहलवानों में से 4 ने दिल्ली पुलिस को ऑडियो और विजुअल सबूत मुहैया कराए हैं। दिल्ली पुलिस के एक ओहदेदार ने दावा किया कि दोनों शिकायत कुनिंदगान ने जो दरकार सबूत है वो नहीं दिए हैं जो बृजभूषण के खिलाफ उनके इल्जाम को साबित कर सके। पुलिस को 2 खातून रेसलर्स, एक इंटरनेशनल रेफरी और स्टेट लेवल कोच ने पहलवानों की तायद में गवाही दी है। उनकी बुनियाद बनाकर पुलिस 15 जून को चार्जशीट पेश करेगी। इस मामले में केस की सेक्शंस के लिए एडवाइजरी जारी की जा रही है। माफ कीजिएगा, इसमें लीगल मशवरा लिया जा रहा है। 15 को बालिग पहलवानों के केस में दिल्ली पुलिस चार्जशीट पेश करेगी। राय के मुताबिक नाबालिग पहलवान के केस में पुलिस क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। नाबालिग पहलवान जिनसी हरासानी के इल्जाम वापस ले चुकी हैं। कल खाप पंचायतों का हरियाणा बंद होगा। इस दौरान रियासत में रोड और ट्रेनें बंद रहेंगी। इसके अलावा दिल्ली में फल सब्जी की सप्लाई भी नहीं होगी। कुछ दिन पहले केएमपी एक्सप्रेस वे पर जनता संसद में खाप पंचायतों ने ऐलान किया था वो बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा एमएसपी समेत जुमला 25 मांगे सरकार के आगे रखी गई हैं। 2024 लोकसभा इंतखाबात से पहले नीतीश कुमार ने 23 जून को पटना में ऑपोजिशन इत्तेहाद के लिए 18 पार्टियों की मीटिंग बुलाई है। मीटिंग से 10 दिन पहले मंगल के रोज बिहार के महागठबंधन सरकार से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के एक वजीर ने इस्तीफा दे दिया। एचएम के सरबराह और साबिक वज़ीर आला जितिन राम मांझी के बेटे डॉक्टर संतोष सुमन ने नीतीश कुमार को इस्तीफा भेज दिया है। सुमन एसटी और एससी वेलफेयर के वजीर हैं। बिहार में उनकी पार्टी के 4 एमएलए हैं। इस्तीफा देने के बाद संतोष सुमन ने कहा कि नीतीश कुमार हमारा वजूद खत्म करना चाहते हैं। वो हमारी पार्टी एचएम को अपनी पार्टी जेडीयू में इंजमाम करना चाहते हैं। पार्टी बचाने के लिए हमने इस्तीफे का ऑप्शन चुना है। कि मांझी जी को गवर्नर और संतोष सुमन को गया लोकसभा क्षेत्र भेजने की बात है, क्या ये सच या गलत है? देखिए, गवर्नर की बात तो बहुत पहले भी हुई है। ऐसी बातें आप चलाते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि गवर्नर की बात हुई थी। हम एक लाइन में आपको कहना चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी का अस्तित्व जो है उस खतरे में था, उसको बचाने के लिए हमने काम किया। आपकी पार्टी को मर्जर करने का प्रस्ताव ये पहली बार नहीं था, इसके पहले भी इंदिरा गांधी से मिलकर जब मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार की तो उस वक्त भी हुआ था। आज इस बार ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि नहीं? देखिए, हम एक चीज आपको बता देना चाहते हैं
कि इस जंगल में बहुत तरह के लोग रहते हैं, शेर भी रहते हैं, छोटे जानवर भी रहते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश किया जाता है, सब बच जाता है, हिरन भी बच के निकल जाता है। हम लोग बच रहे थे आज तक, आज ऐसा लगा कि नहीं बच पाएंगे, इसलिए अलग हो गया। अरे जब आप सबको पता है कि हम लोग को बुलाया ही नहीं गया, हम लोग का पार्टी का अस्तित्व को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा था, कहाँ से बैठक में बुलाया जाएगा। देखिए, कांग्रेस ने साइबर क्राइम और डेटा लीक के मुसलसिल बढ़ते हुए वाकयात के लिए मोदी हुकूमत को गैर जिम्मेदार करार देते हुए मंगल को कहा कि इससे लोगों की राजदारी की फिक्र नहीं है, इसलिए मुजरिमों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हुकूमत को कोविड डेटा लीक की कितनी पर्दापोशी करे, लेकिन यह वाज़ेह है कि इस हुकूमत में अवाम का ज़ाती डेटा महफूज नहीं है। मोदी हुकूमत साइबर क्राइम और डेटा लीक से लापरवाह है और यही वजह है कि इस हुकूमत के दौर में साइबर क्राइम के वाकयात में कई गुना इजाफा हुआ है। इसके अलावा कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया कि पहले जो डेटा लीक हुआ है उसमें हुकूमत ने क्या कार्रवाई की, डेटा कहां से लीक हो रहा है, इसके बारे में FIR क्यों नहीं की गई। और जैसा कि आपने अभी सुना और देखा, ये जैक डॉर्सी हैं, ट्विटर के संस्थापक, द फाउंडर ऑफ ट्विटर एंड ऑल्सो इट्स फॉर्मर CEO. He was the CEO of Twitter when the farmer agitation was happening. और उन्होंने 2 टूक कहा कि सरकार ने उनसे कहा अगर किसान तो ट्विटर के दफ्तरों कर्मचारी के घर पे छाप, भारत में ट्विटर बंद कर दिया जाएगा। लेकिन सच की भी एक खासियत होती है, और सच की खासियत यह है कि जितनी से उसको दबाया जाता है, और फिर मोदी काले सच आप डेमोक्रेसी लगा उसी को उसी सच को बताने का है। सोचिए कि जब 3 काले कृषि कानून आए थे, किसान विरोधी कानून, और किसानों का दमन किया जा रहा, जब 1 साल से ऊपर दिल्ली किसान पर बरसात झेलते हुए इस सरकार के आंदोलन कर रहे थे, तो बजाय समाधान ढूंढने के उनको मवाली, उनको खालिस्तानी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हिंदुस्तान के साथ साथ बैरून मुल्क में भी लोगों से खरीद से रूबरू होने का अपना सफर जारी रखते हुए अपने हालिया दौरे अमेरिका के दौरान ट्रक की सवारी की। मंगल को जारी करदा एक बयान में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी ने हिंदुस्तानी नस्ल ट्रक ड्राइवरों के साथ वाशिंगटन DC से न्यूयॉर्क तक 190 किलोमीटर का फासला ट्रक के जरिए तय किया। हिंदुस्तान में दिल्ली से चंडीगढ़ तक ट्रक से सफर किया। अमेरिका में हिंदुस्तानी नस्ल ट्रक ड्राइवरों की रोजमर्रा की जिंदगी को करीब से देखने और समझने के लिए उन्होंने वहां ट्रक का सफर किया। बयान में कहा गया कि ट्रक ड्राइवर कम उजरत और कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे के साथ घर पर जद्दोजहद करते हैं, वहीं अमेरिका में ट्रक चलाने वालों को उनकी मेहनत के लिए मुनासिब उजरत के साथ इज्जत भी मिलती है। कांग्रेस ने मंगल को सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की एक ट्रक ड्राइवर के साथ बातचीत का 9 मिनट का वीडियो भी जारी किया। वीडियो में कांग्रेस लीडर ग्रे टी-शर्ट पहने हुए ट्रक पर सवार होते हैं और सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह राहुल गांधी रात देर गए एक ट्रक पर दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचे थे और ड्राइवरों से उनके मसाइल पर बातचीत भी की थी। मेरा नाम जी तलजिंदर सिंह गिल है और मैं ट्रक चलाते हैं और आज हम राहुल जी के साथ ड्राइव करेंगे। सीट ऊपर नीचे जाती है जी, आगे पीछे इसमें साइड में लगा हुआ, आपको भी होगा जी। लॉग बुक है जिसके साथ वो इंजन कनेक्ट है, जिसमें आता है कि कितने आवर की ड्राइव करनी है, वो सारा इसमें रिकॉर्ड होता है जी। हमारे आज ना ये दोस्त की शादी है, अच्छा, यहाँ पे ये उसकी बारात आ रही है स्टेट में। सभी उसको मजाक कर रहे थे कि राहुल गांधी को मिलने के लिए तेरी शादी छोड़ गया है, चलो कैसा है।
व्हाट अ डिफरेंस टू द इंडियन ट्रक का, ये तो मतलब बहुत कंफर्टेबल है। यहाँ पे मैंने एक चीज देखी, ये जो ट्रक है ये ड्राइवर के लिए डिजाइन है, मतलब ये आपके कंफर्ट को देख के बनाया गया है। जी। हिंदुस्तान में जो ट्रक है जी, उसको ड्राइवर के कंफर्ट से कुछ लेना देना नहीं, वो ड्राइवर के लिए नहीं बनाया गया। ड्राइवर के लिए नहीं बनाया। तो अगर जो चलाता है आप उसको कंफर्ट नहीं दे सकते तो फिर किसको देखो? तो उसके लिए उसके बड़ा जरूरी बात है कि जो भाई चलाता है, मेहनत करता है, जिसके साथ आपका भी मैन्युफैक्चरिंग का काम चलता है, तो उसका कंफर्ट का जरूर ध्यान रखें। इंडिया के कंपैरिजन में सेफ्टी बहुत ज्यादा है। बहुत फर्क है जी। कोई रास्ते में कोई तंग नहीं करता, कोई पुलिस वाला तंग नहीं करता यहाँ पे, और रोड पे उनको जहाँ पे चोरी का भी डर कम है। और यहाँ पे टिकट काफी मिलते हैं, पुलिस वाले स्पीड वो वाला अगर स्पीड पे जाते हो तो फिर तो मिलता है, वो जायज तंग कोई नहीं करता। जैसे रोक लिया, आरटीओ ने रोक लिया, वो रोक लिया, वो काम नहीं है यहाँ। और स्पीड लिमिट क्या है यहाँ पे? जैसे एरिया के जहाँ पे 65 की है, स्टेट में हम जा रहे हैं, वो एरिया और उसके हिसाब से चलते हैं। आप जनरली रेस्टोरेंट में खाते हो या अपना नहीं, खाना? अपना खाना सारे सभी लेके आते हैं। बाहर तो एक टाइम भी आपने खा लिया तो नेक्स्ट टाइम आपको, जो हमारी कम्युनिटी वो तो बेसिकली ट्रकिंग की, जैसे जो ट्रक रूट्स होते हैं, ये जहाँ पे आते हैं गैस स्टेशन का हमारा भी है, और ये स्केल है, लोग इसमें रिव्यू डालते हैं। जैसे ये देखना क्लोज, जो आगे से निकल गया उसने यहाँ पे रिव्यू डाल देने की ये क्लोज हो गई है। तो मतलब गूगल मैप्स जैसा है? गूगल मैप जैसा है। इसमें क्या फायदा है गूगल मैप से? क्या फायदा? गूगल मैप में ये नहीं आता कि गैस स्टेशन ट्रकिंग वाले कहाँ पे हैं, यहाँ पे स्केल आ गई है, ठीक है। आगे देखेंगे आप, यहाँ पे गैस स्टेशन ये फ्लाइंग जी है, जिसने जहाँ से तेल डालना, रेट क्या है। अच्छा, रेट में होगा? हाँ, इसमें देख लिया। दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत ने दिल्ली में पानी इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। कोरोना दौर में लोगों के पानी के बिल एक्यूमुलेट हो गए थे। दिल्ली में 27,60,000 डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, जिनमें से 11,70,000 पर एरियर्स हैं। जुमला 5,737 करोड़ रुपए के बकाया जात हैं। अगर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर हम सभी बिलों को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो 100 साल से ज़्यादा का वक्त लग जाएगा, इसीलिए हम वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आए हैं। आज एक दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत बड़ी योजना का ऐलान कर रहे हैं, जिसका मैं समझता हूं कि दिल्ली के लोग काफ़ी महीनों से इंतज़ार कर रहे थे। दिल्ली में लोगों के पानी के बिल काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गए हैं। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है कि कोरोना के दौरान लोगों के मीटर की रीडिंग नहीं हो पाई थी, और उस वजह से कई मीटर रीडर्स ने बिना गए गलत रीडिंग भर दी। बहुत सारे कारण रहे, कईयों के गलत बिल गए। उसके कई महीनों तक जब एक्चुअल मीटर रीडिंग नहीं हुई तो अगली बार जब मीटर रीडिंग हुई वो सारा पुराना एक्यूमुलेट हो गया। इन सारे कारणों को अगर हम देखें तो दिल्ली में टोटल 27.6 लाख कंज्यूमर्स हैं पानी के। 27.6 लाख डोमेस्टिक मीटर्स हैं हमारे। इसमें से 11.7 लाख बिल्स जो हैं उस पे एरियर्स हैं। वो बिल लोग नहीं भर रहे किसी भी कारण की वजह से। लोग अपने अपने बिलों को लेके परेशान हैं, पानी के बिलों को लेके परेशान हैं। इन 11.7 लाख बिल्स के ऊपर एरियर्स हैं, और एरियर्स हैं 5,737 करोड़ रुपए के। अब जब एक आदमी का बिल आता है, उसे लगता है मेरा बिल गलत आया। नाइजीरिया की एयरफोर्स ने हाल ही में दहशतगर्द तंजीम बोको हरम के एक ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की। इसके लाइव फुटेज भी जारी किए। एयर स्ट्राइक में 100 से ज़्यादा दहशतगर्द मारे गए। बोको हरम ईस्ट अफ्रीका का सबसे
खतरनाक दहशतगर्द तंजीम मानी जाती है। इस इलाके के कई मुल्कों में इस तंजीम की मजबूत पकड़ है। ये टेरर आउटफिट ड्रग स्मगलिंग और किडनैपिंग से उसूली जैसे गैर कानूनी काम भी करती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बोको हराम की दहशतगर्दों की लोकेशन एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट से मिली थी। दरअसल ये सभी दहशतगर्द बोको हराम की एक यूनिट JSS के थे। एयरफोर्स ने इस ऑपरेशन के लिए करीब एक हफ्ता तैयारी की थी और फिर वोजा इलाके में इसको अंजाम दिया। ये वो इलाका है जिसे इस दहशतगर्द तंजीम का गढ़ माना जाता है। दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान इंडिगो के एक प्लेन का पिछला हिस्सा जमीन से टकरा गया। गनीमत रही कि हादसे में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये वाकया इतवार के रोज पेश आया। DGCA ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। DGCA ने कहा कि हादसे के बाद प्लेन की उड़ान पर रोक लगा दी गई है और इस वाकये की जांच की जा रही है। बताया गया है कि वाकया इतवार को उस वक्त पेश आया जब प्लेन कलकत्ता से दिल्ली के एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था। हरियाणा में सूरजमुखी पर MSP को लेकर बीजेपी, JJP हुकूमत और किसान तंजीम आमने सामने हो गए हैं। कुरुक्षेत्र में किसानों ने कल यानी पीर के रोज दोपहर 2 बजे से जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे जाम कर रखा था। किसानों ने हाईवे पर ही रात गुजारी। संयुक्त किसान मोर्चा का हरियाणा सरकार को सुबह 10 बजे का अल्टीमेटम का टाइम खत्म हो गया था। इसके बाद किसानों ने हाईवे पर टेंट गाड़ दिए। किसानों ने कहा कि सूरजमुखी यानी सनफ्लावर पर MSP का ऐलान किया जाए और गुमनाम चुड़नी समेत दूसरे किसान कायदीन को रिहा किया जाए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सतपुरा भवन में पीर के रोज लगी आग पर 14 घंटे बाद काबू तो पा लिया गया, लेकिन तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी मंजिल पर रखी हजारों सरकारी फाइलें खाक में मिल गई। उनमें कई महकमों की अहम फाइलें थी जो नजरे आतिश हो गई। जराये के हवाले से मौसूल हुई खबरों में बताया जा रहा है कि तकरीबन 12,000 फाइलें, कुर्सी, टेबल और दीगर फर्नीचर जल गए। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आतिशज़दगी वाक़े की जांच के लिए एक कमेटी बनाई है। इस मामले में सीनियर अफसरान और वज़रा के साथ वजीर आला की मीटिंग्स भी हो रही है। इस मामले पर कांग्रेस ने शिवराज हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ये एक और भ्रष्टाचार का उदाहरण है। ये क्या आग लगी या आग लगाई गई? प्रश्न ये है किस तरह 12,000 फाइल, अभी तक तो बोला है कि 12,000 फाइलें जली हैं, पता नहीं कितने हजारों फाइल जली हैं। उसका क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था? ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें पूरी जांच होनी चाहिए, स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। सर, आपको इसमें प्रधानमंत्री को एक बार होना पड़ा, बाहर से सेना बुलानी पड़ी, तो इनकी तैयारियों पे कई बार उसको पहले भी लग चुकी थी, बार-बार लगती है। इनकी तो किसी चीज की तैयारी नहीं है, केवल तैयारी इनके पैसे बनाने में। ये एक और भ्रष्टाचार का उदाहरण है। ये क्या आग लगी या आग ओडिशा के ढेकनौल में वाक़ टाटा स्टील के एक प्लांट में मंगल को स्टीम पाइप फट गया। इससे प्लांट में भाप लीक होने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में साइट पर काम कर रहे 19 मुलाजिमीन झुलस गए। उन्हें पहले कैंपस के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शुरुआती इलाज के बाद उन्हें कटक रिफर कर दिया गया। इस वाक़े के बाद प्लांट के कैंपस की घेराबंदी कर इमरजेंसी सर्विसेज एक्टिव कर दी गई। टाटा स्टील ने भी इस हादसे को लेकर बयान जारी किया। बयान में कहा कि ओडिशा के ढेकनौल में ये वाकया पेश आया है, इसको लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। यह वाकया मंगल की दोपहर 1 बजे के दौरान पेश आया। पुणे एक्सप्रेसवे पर खंडाला घाट के पास मंगल के रोज एक केमिकल ऑयल टैंकर में धमाके के साथ आग लग गई। इस आग में जलकर 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई दीगर जख्मी भी हुए। बताया जाता है कि धमाका इतना शदीद था कि एक्सप्रेसवे दहल गया और फिर उसके बाद पूरा ट्रैफिक निजाम ठप हो गया। ताज़ा तरीन खबरों में बताया जा रहा है कि 5 किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइन लग गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से गुजर रहे केमिकल ऑयल टैंकर में आग लगने की वजह से केमिकल हर तरफ बिखर गया और आग हर तरफ फैल गई। हत्ता ये कि आग ब्रिज के नीचे तक पहुंच गई। इस आग की एक वीडियो सामने आई जिसमें नजर आ रहा है कि खातून झुलसकर जमीन पर पड़ी हुई है, जबकि एक दीगर मदद का मुतालबा कर रही है। हाल ही में मंगल के रोज गंगा नदी में पानी लेने गए 10 साल के बच्चे को मगरमच्छ खींचकर ले गया। बच्चे के चीखने की आवाज सुनकर अफरादे खानान पहुंचे। मगरमच्छ नदी में बच्चे को खाने लगा था। आसपास के लोगों ने मछुआरों को इत्तला दी। नदी में मगरमच्छ की तलाश शुरू हुई। जाल डालकर मगरमच्छ और बच्चे को बाहर निकाला गया। बच्चे को काफी
बच्चे का काफी हिस्सा उसने खा लिया था। बच्चे की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने मगरमच्छ को लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।